यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों से रूस से गैस नहीं लेने की अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह कहा कि गैस के मामले में यूरोप को रूस पर अपनी निर्भरता खत्म करनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से गैस ना खरीदने की अपील यहां पर की गई है यूक्रेन की तरफ से कि रूस से गैस ना खरीदी जाए ताकि आर्थिक तौर पर प्रतिबंधों की जो झड़ी उस पर लगी है वो और ज्यादा सख्त हो और रूस से गैस ना खरीदने की अपील एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से की गई है। यूक्रेन ने ईयू देशों से अपील की है कि रूस से गैस ना खरीदे। तो यूरोपियन यूनियन से अपील करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है कि रूस से गैस ना खरीदे। सप्लाई जो हो रही है यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों को, वो सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी जाए ताकि रूस पर और सख्ती दिखाते हुए उससे आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि पुतिन लगातार यूक्रेन के कई शहरों को इस वक्त तबाह कर चुके हैं। До тих пір Росія матиме гроші для того, щоб фінансувати свою агресивну військову машину і вбивати українців, захоплювати чужі землі та вчиняти масові воєнні злочини. Відповідно, цей енергетичний кисень має бути перекритий для Росії. Це також буде дуже корисно для Європи, яка має позбутися тотальної залежності від російського нафту та газу. Росія продемонструвала, що вона не є надійним партнером, не є передбачуваним постачальником. किया गया कि कुछ जगहों पर रूसी सैनिकों ने सड़क पर खड़ी कारों को इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वहां केवल उनके ढांचे ही बाकी बचे। उधर मार्कोस जूनियर के राष्ट्रपति बनने से फिलीपींस में बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। ये तब है जब मार्कोस जूनियर अपने विरोधी से दुगने वोटों से जीतकर राष्ट्रपति बने। लेकिन बोंग बोंग के नाम से मशहूर मार्कोस जूनियर के जीतते ही कहा जाने लगा कि फिलीपींस में मानवाधिकार के दिन लद गए, क्योंकि वहां की एक बड़ी आबादी का मानना है कि तानाशाह मार्कोस सीनियर के बेटे के कार्यकाल में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 9 मई को आए चुनाव के नतीजों से फिलीपींस सहमा हुआ है। मार्कोस जूनियर अपने विरोधी से 3 करोड़ वोटों से जीते हैं, लेकिन उन पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया था। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि तानाशाह के बेटे मार्कोस जूनियर भी वही कर सकते हैं जो उनके पिता ने अपने शासन में किया था। मार्कोस सीनियर ने फिलीपींस पर 21 साल तक राज किया था। और कहा जाता है कि उनके शासन के आधे समय में फिलीपींस में मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन पर हजारों लोगों की हत्या करवाने और बेगुनाहों को जेल भेजने के आरोप भी लगे थे। इसी वजह से मार्कोस सीनियर को फिलीपींस का तानाशाह भी कहते हैं। फिलीपींस का बुद्धिजीवी वर्ग इसी वजह से डरा हुआ है। उनका कहना है कि मार्कोस परिवार की सत्ता में वापसी के बाद फिलीपींस में आम लोगों के मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी, जबकि विवादों से दूर रहने वाले मार्कोस जूनियर ने लोगों को भरोसा दिया था कि वो देश को एकजुट रखेंगे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों ने उन्हें बधाई भी दी थी, क्योंकि समंदर में फिलीपींस की जो लोकेशन है वो उसे चीन और अमेरिका दोनों के लिए अहम बनाती है। हालांकि बीते दिनों खबर आई थी कि मार्कोस जूनियर का झुकाव चीन की तरफ है। इस बीच खबर है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना के जाने के बाद से ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। यही नहीं, तालिबान की मदद से वहां कई आतंकी संगठन भी पनप रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में आतंकी अड्डे खत्म करने के नाम पर होगी, जबकि उसके पीछे का मकसद होगा चीन और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ना, ताकि वो फिर से वहां अपना फौजी अड्डा कायम न कर सके। असल में चीन से तनाव के बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके हवाले से द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया था कि फिलहाल चीन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं है और युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिकी सेना को हथियार और तेल पहुंचाने में परेशानी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए चीन के आसपास के इलाकों में बड़ी क्षमता वाले मिलिट्री बेस बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। और माना जा रहा है कि इसी के बाद अमेरिका ने नई रणनीति बनाई, जिसके तहत वो अब अफगानिस्तान में फिर से अपना ठिकाना बनाने वाला है, ताकि चीन से भिड़ने में उसे कोई परेशानी न हो।
क्योंकि एशिया में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उसका अपना कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान उसकी इस जरूरत के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तान की सत्ता से इमरान खान का जाना भी अमेरिका के इस सपने को पूरा करने जैसा है, क्योंकि इमरान खान जब तक सत्ता में रहे उन्होंने अपने देश में अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने की मंजूरी नहीं दी थी। वहीं पिछले साल तालिबान के आने से पहले जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौट रही थी तब उसने वहां भारी भरकम हथियार, गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ दी थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस की सेना की हमले लगातार 79 दिन भी जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहर दर शहर हमले करते नजर आ रहे हैं। मारिउपोल शहर में बमबारी जो हुई है उससे शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहीं ओदेसा में रूसी मिसाइल ने शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। मिकोलाइव और अजोवस्ताल का भी यही हाल है। हर बमबारी से हुए बर्बादी के निशान ही नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भीषण जंग यूक्रेन के कई शहरों में जारी है। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच यूरोप के देश लातविया में नेटो देशों की सेनाओं ने जमकर अभ्यास किया। बताया गया कि यह सैन्य अभ्यास फिनलैंड और स्वीडन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए किया गया, जिसमें स्पेन, जर्मनी और इटली के सैनिकों ने उन्हें जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी। सामने आई तस्वीरों में कई जवान टैंकों पर सवार होकर दुश्मन के हमले से बचने का तरीका सीखते नजर आए। टैंकों पर मोर्चा संभाले सैनिकों ने पहले तो टारगेट सेट किया और फिर एक साथ उन पर ताबड़तोड़ गोलाबारी की। वहीं जहां पर यह युद्धाभ्यास चल रहा था उसी के ठीक पीछे कुछ फौजी पूरे ऑपरेशन पर दूरबीन से नजर रखते दिखाई पड़े, जबकि कुछ महिला सैनिक भी दिखी जो टैंकों पर तैनात थी। बताया गया कि लातविया में हुए इस सैन्य अभ्यास में नेटो देशों के सैकड़ों जवानों ने टैंक और तोप चलाने की ट्रेनिंग ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को बड़ी धमकी दी है। रूस ने इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। यानी यूरोप में यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड और स्वीडन में भी युद्ध होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के मौजूदा हालात पर फ्रांस के छात्रों से ऑनलाइन बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिर साफ किया कि यूक्रेन रूस के आगे नहीं झुकेगा और यूक्रेन पीछे हटने के बजाय रूसी सेना का डटकर मुकाबला करता रहेगा। इसके साथ जेलेंस्की ने बातचीत के जरिए युद्ध का हल निकालने पर भी जोर दिया। इस दौरान उन्होंने बुचा नरसंहार और मारिउपोल में रूसी बमबारी से हुई तबाही का भी जिक्र किया। यूक्रेन का आरोप है कि इन 2 इलाकों में आम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यहाँ तक कि मासूम बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेन के कई इलाकों पर पुतिन की सेना का कब्जा हो गया, जबकि जंग के दौरान कई जगहों पर रूस की फौज को मुंह की भी खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अब युद्ध तभी खत्म होगा जब उन्हें वो सब मिल जाएगा जो उनका है। मतलब ये कि युद्ध अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि रूस का फोकस अब बातचीत पर नहीं बल्कि पूर्वी यूक्रेन पर है, जहां उसकी सेना बमों और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है ताकि जेलेंस्की झुकने पर मजबूर हो जाए। और रूस यूरोप के प्रतिबंधों का कड़ा जवाब दे रहा है। रूस की ऊर्जा कंपनी गज़प्रॉम ने यूरोप को जाने वाली गैस सप्लाई बंद कर दी है, जो पोलैंड के रास्ते यूरोप को हो रही थी। रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई रोक दी है। तो प्रतिबंधों के खिलाफ रूस का ये करारा जवाब सामने आया है। रूस ने यूरोप को जो गैस सप्लाई की जाती है उसे फिलहाल रोक दिया है। गज़प्रॉम कंपनी ने गैस सप्लाई रोक दी है और यूक्रेन की तरफ से भी अपील ईयू देशों को की जा रही थी। इस बीच डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डॉनबास इलाके में रूस की सैन्य टुकड़ी पर यूक्रेन ने हमला कर उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें रूस की 1 या 2 नहीं बल्कि 58 फौजी गाड़ियां नजर आईं, जिनमें कई टैंक भी शामिल थे। वहां से एक वीडियो में तो फौजी गाड़ियां और टैंक नदी के किनारे ऐसे बिखरे दिखे मानो खिलौने हों। दावा किया गया कि रूस की इस भारी भरकम टुकड़ी ने जानबूझकर नदी के रास्ते को चुना। असल में रूसी फौज नदी को पार कर पूरे शहर को घेर लेना चाहती थी, लेकिन उनकी इस रणनीति पर यूक्रेन का प्लान भारी पड़ गया। जैसे ही रूसी टुकड़ी वहां पहुंची, यूक्रेन ने धमाका कर उस पुल को ही उड़ा दिया जिससे वो नदी पार करने की जुगत में थे, जिसकी वजह से रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तहस नहस हो गईं। इनमें उस वक्त पुल पर मौजूद कुछ टैंक तो पानी में भी समा गए। बताया गया कि यूक्रेन ने वहां एक घर में जबरदस्त विस्फोटक इकट्ठा किया हुआ था, जिसके फटते ही वहां तबाही मच गई। उधर अलग अलग इलाकों में लड़ रही अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने उनकी बहादुरी का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनके सैनिक रूस की सेना पर भारी पड़ते दिखे।
इसमें उसने अपने गरजते टैंकों को दिखाया जिन्होंने रूस की फौज को इलाका खाली करने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरी तरफ रूसी चेकपोस्ट पर भी उसने कहर बरपाया। इसके बाद उसमें कुछ रूसी टैंक नजर आए जिनकी अहमियत यूक्रेन के फौजियों ने कबाड़ के बराबर कर दी। उनमें एक भी टैंक चलने की हालत में नहीं बचा। साथ ही जमीन पर आमने सामने की लड़ाई में रूसी सैनिकों को धूल चटाने के लिए उनके फौजी गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। इसके अलावा यूक्रेन ने इस वीडियो में रूस के गोला बारूद को जब्त करने का दावा भी किया। साथ ही उन इलाकों में यूक्रेन के फौजी गश्त करते नजर आए जिन्हें रूस के कब्जे से उन्होंने छुड़ा लिया। और यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन देशों से अपील सामने आई है। रूस से गैस ना खरीदने की अपील यहां पर यूक्रेन की तरफ से की गई है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार जारी है और ऐसे में ये बड़ी अपील यहां पर की गई है यूक्रेन की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के शहरों में तबाही लगातार दिखाई दे रही है। अज़ोवस्ताल में जोरदार बम धमाके हुए हैं, एक के बाद एक मिसाइल के जरिए धमाके यहां पर रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन की ईयू देशों से अपील भी सामने आई है। रूस से गैस ना खरीदने की अपील यहां पर की गई। До тих пір Росія матиме гроші для того, щоб фінансувати свою агресивну військову машину і вбивати українців, захоплювати чужі землі та вчиняти масові воєнні злочини. Відповідно, цей енергетичний кисень має бути перекритий для Росії. Це також буде дуже корисно для Європи, яка має позбутися тотальної залежності від російського нафту та газу. Росія продемонструвала, що вона не є надійним партнером, не є передбачуваним постачальником. यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कुछ सैनिक एक जंगल के बीच छिपते नजर आए। वहीं जैसे ही वो छिपे उनके पास से 2 टैंक गुजरते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के टैंक थे जो यूक्रेन के जवानों की तलाश कर उन पर हमले कर रहे थे। सब कुछ रूसी फौज के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जंगल में हथियारों के साथ छिपे यूक्रेन के सैनिकों ने उनके टैंकों पर बमबारी कर दी। जैसे ही उन्होंने हमले किए, टैंक से धुआं निकलता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, उसने पुतिन के कुछ फौजियों को भी मार गिराने की बात कही। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इस बीच मारियोपोल के अज़ोवस्ताल में फंसी यूक्रेन की सेना के कमांडर ने इलॉन मस्क से अपील की कि वो उनके लोगों को बचा लें। ट्विटर के जरिए मांगी गई मदद में उन्होंने इलॉन मस्क को दूसरे ग्रह से आया हुआ बताया। और यूक्रेन की सेना के कमांडर के मुताबिक इलॉन मस्क धरती पर असंभव को भी संभव करके दिखाने आए हैं। यही वजह है कि उन्होंने मस्क से मारियोपोल के लोगों को बचा लेने की अपील की। यूक्रेन के कमांडर ने इलॉन मस्क से गुहार लगाई कि वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने में मदद करें। वही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट जहां अब भी भीषण जंग छिड़ी हुई है। करीब 1 महीने से रूस की सेना ने स्टील प्लांट को घेर रखा है। वहां बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। अज़ोवस्ताल का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट ही मारियोपोल का वो आखिरी हिस्सा है जहां रूसी सेना अब तक कब्जा कर पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। और इसकी वजह यूक्रेन के वो सैनिक हैं जो स्टील प्लांट के अंदर छिपकर रूसी सेना से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, यूक्रेन के सैनिकों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। बताया गया कि रूस के सैनिकों से टक्कर ले रहे यूक्रेन के सैनिकों के पास धीरे धीरे खाना और पीने का पानी खत्म हो रहा है। यही वजह है कि उनके कमांडर को इलॉन मस्क से मदद की अपील करनी पड़ी, ताकि अज़ोवस्ताल में फंसे हुए सैनिकों को सुरक्षित निकालकर कहीं और ले जाया जा सके। लेकिन इलॉन मस्क ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना के एक कमांडर को उनसे मदद की उम्मीद जग गई? तो इसके पीछे की वजह है मस्क से जुड़ी वो खबरें जिन्होंने रूस तक को परेशान करके रख दिया। और इन्हीं खबरों ने इलॉन मस्क को यूक्रेन के एक बड़े मददगार के तौर पर पेश किया। एक ऐसा शख्स जो आसमान से सैटेलाइट के जरिए मदद पहुंचाता है। और मस्क पर यह आरोप रूस ने लगाया कि वो अपनी सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन की सेना को जानकारियां मुहैया करा रहे हैं, वो जानकारियां जो रूस की सेना के लिए घातक साबित हो रही हैं। रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा के डूबने में भी मस्क के सैटेलाइट की भूमिका होने की खबरें सामने आई थी। जंग में मारे गए रूस के कई कमांडरों की लोकेशन भी यूक्रेन को इसी तकनीक से मिलने का दावा किया जा चुका है। माना जा रहा है कि ऐसी खबरों से यूक्रेन की सेना के कमांडर में उम्मीद जगी कि इलॉन मस्क ही अज़ोवस्ताल में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं।
और यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले के 79 दिन हो चुके हैं। रूस लगातार हमले तेज कर रहा है। ओडेसा के बड़े शॉपिंग सेंटर पर रूसी सैनिकों ने मिसाइल से हमला किया है, जिसके आसपास कई रिहायशी इमारतें मौजूद हैं। ओडेसा में रूस के हमले लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और अब ऐसे में रिहायशी इलाकों पर पूरा का पूरा फोकस यहां पर रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कई हमले किए गए। वहीं यूक्रेन के एक रेडियो चैनल ने रूस के सैनिकों पर लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उसने इसे साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के कई इलाकों से निकलने की कोशिश में लगे लोगों पर गोलियां बरसती सुनाई पड़ी। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो बम धमाकों का दावा भी किया गया। आरोप है कि रूस के सैनिकों ने लोगों की कारों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी गवाही दी उनकी बिगड़ी सूरत ने। कार के चारों तरफ गोलियों के निशान नजर आए तो कुछ के अंदर खाली कारतूस भी दिखाई दिए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। А потім десь, напевно, числа з 6-го вже по Ірпіню було. यूक्रेन के रेडियो चैनल के मुताबिक रूसी फौज के निशाने पर वो लोग थे जो यूक्रेन से बचकर निकलने की कोशिश में थे। जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगा, उनकी गाड़ियों पर बेतहाशा गोलीबारी शुरू हो गई। यहाँ तक कि उनके सूने पड़े घरों तक को रूस ने नहीं बख्शा। वहां भी जबरदस्त तबाही देखने को मिली। दावा किया गया कि कुछ जगहों पर रूसी सैनिकों ने सड़क पर खड़ी कारों को इकट्ठा कर आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वहां केवल उनके ढांचे ही बाकी बचे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की बमबारी लगातार जारी है। यूक्रेन के शहरों में इस वक्त तबाही दिखाई दे रही है। अज़ोवस्ताल में भी जोरदार बम धमाके हुए हैं। यूक्रेन के शहरों में लगातार हमले रूस की सेना की तरफ से और ऐसे में खंडर होते हुए कई शहर नजर आ रहे हैं। साथ ही अज़ोवस्ताल पर भी रूस की सेना पुरजोर तरीके से हमला करती हुई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के मौजूदा हालात पर फ्रांस के छात्रों से ऑनलाइन बातचीत की, जिसमें उन्होंने फिर साफ किया कि यूक्रेन रूस के आगे नहीं झुकेगा और यूक्रेन पीछे हटने के बजाय रूसी सेना का डटकर मुकाबला करता रहेगा। इसके साथ जेलेंस्की ने बातचीत के जरिए युद्ध का हल निकालने पर भी जोर दिया। इस दौरान उन्होंने बुचा नरसंहार और मारियोपोल में रूसी बमबारी से हुई तबाही का भी जिक्र किया। यूक्रेन का आरोप है कि इन दो इलाकों में आम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यहाँ तक कि मासूम बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेन के कई इलाकों पर पुतिन की सेना का कब्जा हो गया, जबकि जंग के दौरान कई जगहों पर रूस की फौज को मुंह की भी खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अब युद्ध तभी खत्म होगा जब उन्हें वो सब मिल जाएगा जो उनका है। मतलब ये कि युद्ध अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि रूस का फोकस अब बातचीत पर नहीं बल्कि पूर्वी यूक्रेन पर है, जहां उसकी सेना बमों और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, ताकि जेलेंस्की झुकने पर मजबूर हो जाएं। और संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन में रूस के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच शुरू करेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने रूसी हमले की वजह से यूक्रेन में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर कड़े नियंत्रण के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव के पक्ष में 33 देशों ने वोट किया, लेकिन चीन और इरिट्रिया ने इसके खिलाफ मतदान किया और ऐसे में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच अब की जाएगी रूस के खिलाफ। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 2.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया। इस दौरान कभी रूस का पलड़ा भारी रहा, कभी यूक्रेन ने उसके हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। आर पार की इस लड़ाई में अब तक दोनों देशों की सेनाओं को तगड़े नुकसान की खबर है। इस बात से सैनिकों की हिम्मत न टूटे, इसलिए यूक्रेन ने अपनी फौज की बहादुरी का एक वीडियो जारी किया। इसमें उसने अपने गरजते टैंकों को दिखाया, जिन्होंने रूस की फौज को इलाका खाली करने पर मजबूर कर दिया। तो दूसरी तरफ रूसी चेकपोस्ट पर भी उसने कहर बरपाया। इसके बाद उसमें कुछ रूसी टैंक नजर आए, जिनकी अहमियत यूक्रेन के फौजियों ने कबाड़ के बराबर कर दी। उनमें एक भी टैंक चलने की हालत में नहीं बचा। साथ ही जमीन पर आमने सामने की लड़ाई में रूसी सैनिकों को धूल चटाने के लिए उनके फौजी गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। इसके अलावा यूक्रेन ने इस वीडियो में रूस के गोला बारूद को जब्त करने का दावा भी किया। साथ ही उन इलाकों में यूक्रेन के फौजी गश्त करते नजर आए, जिन्हें रूस के कब्जे से उन्होंने छुड़ा लिया। एयर इंडिया के नए एमडी का ऐलान हो गया। सिंगापुर एयरलाइंस में सीईओ रहे कैमल विल्सन को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर फैसला सुनाने वाले जज ने अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई। यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर एक दुकान में आग लग गई, जिसे दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह बुझाया।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान का कराची बीती रात हुए जोरदार धमाके से दहल उठा। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। धमाके के पूरे इलाके को सुरक्षा बल ने घेर लिया है और इलाके को खाली करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कोस्ट गार्ड की गाड़ी के गुजरने के बाद यह धमाका हुआ है। बम साइकिल में लगाया गया था। धमाके के बाद आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए इधर उधर लोग भागते नजर आए। धमाके की वजह से आसपास के होटल्स के शीशे चकनाचूर हो गए। ये कराची का सदर इलाका है जो रात में गुलजार रहता है और देर रात काफी भीड़ इकट्ठा होती है और ऐसे में इसी जगह पर यह जोरदार धमाका हुआ। दो तस्वीर आप देखिए, कराची में धमाका हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। तो कराची में धमाका हुआ है। किस आतंकवादी संगठन ने यह धमाका दिया है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान के कई शहरों में बेतहाशा आतंकी हमले हो रहे हैं और कराची में यह बड़ा धमाका हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हुई। कि एक बाइसिकल में अपेरेंटली ये डिवाइस प्लांटेड थी और 11:20 पे इट वेंट ऑफ। तो उसमें मैं अब तक ये नहीं समझता कि कोई भी इदारा या कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल वो टारगेट था। कैजुअल्टीज़ का ताल्लुक है तो एक रिपोर्टेड शहादत है अभी तक, जिनका नाम मोहम्मद उमर वल सदीक, एक आम शहरी, अराउंड 25 साल उसकी एज है और 3 ज़ख्मी हैं। उनके नाम अभी आपको हम शेयर कर देते हैं एंड दे आर नॉट क्रिटिकल। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हुंजा इलाके में बाढ़ की चपेट में आकर वो पुल बह गया जिसे चीन ने बनाया था। इसी महीने की 7 तारीख को ग्लेशियर के पिघलने से वहां झील का जलस्तर अचानक बढ़ गया था और फिर उसका पानी सैलाब बनकर कहर बरपाने लगा। कुछ ही देर में उसने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि उसके सामने आने वाली हर चीज टूटकर बहती चली गई। उसमें चीन का बनाया ये पुल भी शामिल था जो पानी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया और देखते ही देखते उसका आधा हिस्सा पानी में समा गया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग अपने मोबाइल कैमरे से टूटते हुए इस पुल को रिकॉर्ड करते भी दिखाई दिए। बताया गया कि ये पुल चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा था और इस पुल के टूट जाने से POK और चीन को जोड़ने वाली सड़क का संपर्क भी टूट गया। इस बीच खबर है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना के जाने के बाद से ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। यही नहीं, तालिबान की मदद से वहां कई आतंकी संगठन भी पनप रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका की ये एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में आतंकी अड्डे खत्म करने के नाम पर होगी, जबकि उसके पीछे का मकसद होगा चीन और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ना ताकि वो फिर से वहां अपना फौजी अड्डा कायम न कर सके। असल में चीन से तनाव के बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके हवाले से द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया था कि फिलहाल चीन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी नहीं है और युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिकी सेना को हथियार और तेल पहुंचाने में परेशानी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए चीन के आसपास के इलाकों में बड़ी क्षमता वाले मिलिट्री बेस बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। और माना जा रहा है कि इसी के बाद अमेरिका ने नई रणनीति बनाई जिसके तहत वो अब अफगानिस्तान में फिर से अपना ठिकाना बनाने वाला है ताकि चीन से भिड़ने में उसे कोई परेशानी न हो, क्योंकि एशिया में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उसका अपना कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान उसकी इस जरूरत के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तान की सत्ता से इमरान खान का जाना भी अमेरिका के इस सपने को पूरा करने जैसा है, क्योंकि इमरान खान जब तक सत्ता में रहे उन्होंने अपने देश में अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने की मंजूरी नहीं दी थी। वहीं पिछले साल तालिबान के आने से पहले जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौट रही थी तब उसने वहां भारी भरकम हथियार, गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ दी थी, जिनका इस्तेमाल न केवल तालिबान बल्कि उनके जरिए पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन कर रहे हैं। भोपाल में महंगाई पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भोपाल में महंगाई समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक सरकारी दफ्तर में घुसे आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। राजीव कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। गुजरात के भरूच जिले में सरकार की 4 योजनाओं का लक्ष्य 100% पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऑनलाइन बात करते समय प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। सरकार की तरफ से जो मदद आपको मिल रही है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं।
उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल नहीं होने की वजह सामने आई। पिछले महीने खबर उड़ी थी कि प्रशांत कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं, जिसके लिए जोर शोर से तैयारी भी की गई थी। लेकिन अचानक सारे सियासी समीकरण बदल गए और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, जिसके बाद इसकी कई वजह सामने आई। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रशांत किशोर ने पंजा इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि उनकी कंपनी आईपैक का करार तेलंगाना में टीआरएस के साथ है। मतलब ये कि प्रशांत किशोर की कंपनी टीआरएस के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। इनसाइड स्टोरी ये है कि प्रशांत चाहते थे कि तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस हाथ मिला ले, लेकिन सोनिया गांधी को यह मंजूर नहीं था। सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया ने प्रशांत से साफ कह दिया था कि अगर वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो उन्हें पूरी तरह से कांग्रेस के लिए ही काम करना होगा। लेकिन खबर है कि एक ओर प्रशांत की कांग्रेस में एंट्री की तैयारी हो रही थी, तो दूसरी ओर उनकी कंपनी तेलंगाना में टीआरएस से जुड़ रही थी। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन पाए। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं और प्रशांत किशोर की तेलंगाना पर बात 22 अप्रैल को हुई थी और इस बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो चाहते हैं कि टीआरएस और कांग्रेस साथ आ जाए, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं माना। उल्टा उन्होंने प्रशांत किशोर से उनकी कंपनी आईपैक के बारे में सवाल पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने दो टूक कहा कि आईपैक उनकी राय के बिना कुछ नहीं करती। सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि वो कांग्रेस और टीआरएस दोनों के साथ रहें और इसीलिए वो गठबंधन की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी। यूपी के अलीगढ़ में एक स्कूल में हुई फायरिंग में एक छात्र घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गुरुकुल स्कूल में गोली लगने से एक 10वीं में पढ़ने वाला छात्र बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि उसी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र पर उसे गोली मारने का आरोप लगा। राजस्थान के अलवर में ट्रेन की चपेट में आने से कांस्टेबल की परीक्षा देकर लौट रहे 3 लड़कों की मौत हो गई। तालिबान ने महिलाओं और पुरुषों के एक साथ बाहर खाना खाने और पार्कों में जाने पर रोक लगा दी। वहीं यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल की कुर्सी जाने की कई वजह सामने आई। मुकुल गोयल की उनके पद से छुट्टी तब हुई है जब वो खुद छुट्टी पर गए थे और इसी दौरान उन्हें यूपी के डीजीपी के पद से हटा दिया गया। गोयल को डीजीपी के पद से हटाकर डीजी नागरिक सुरक्षा बनाया गया है। इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें मुकुल गोयल को उनके पद से हटाने की वजह बताई गई, जिनमें एक वजह है सरकारी कामों की अनदेखी। यही नहीं, ये भी कहा गया कि वो विभाग के कामों में रुचि ही नहीं लेते थे। मुकुल गोयल को पिछले साल जुलाई के महीने में यूपी का डीजीपी बनाया गया था, लेकिन साल भर से पहले ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया। यही नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुकुल गोयल को सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि वो अपने दफ्तर में मौजूद थे और ये बैठक कोई मामूली बैठक नहीं थी, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ी थी। पहली बार मुकुल गोयल तब विवादों में आए थे जब डीजीपी बनने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने लखनऊ में हजरतगंज के थानेदार को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बाद में उनके इस फैसले को ही कैंसिल कर दिया गया था। आरोप लगा कि वो अपने किसी करीबी को हजरतगंज का थानेदार बनाना चाहते थे। यूपी में मायावती की सरकार के दौरान भी मुकुल गोयल को उनके पद से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन पर पुलिस भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। दिल्ली में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक दिल्ली में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के मंडला में एक हिरण के टकराने से एक बाइक पर बैठा आदमी घायल हो गया। गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा। 14 मई को सुबह 8 बजे से फिर से सर्वे का काम शुरू होगा, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इस पूरे सर्वे की बकायदा रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। गुरुवार को सिविल कोर्ट ने इस सिलसिले में फैसला दिया था, जिसके आदेश की कॉपी आज दोनों पक्षों को दी जाएगी। जज ने कोर्ट कमिश्नर के साथ ही 2 अतिरिक्त कमिश्नर भी लगाए हैं, यानी अब 3 कोर्ट कमिश्नर होंगे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तो 14 मई को सर्वे एक बार फिर से शुरू होगा। 17 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी होगी। आज दोनों पक्षों के पास कोर्ट के फैसले की कॉपी सामने आ जाएगी और ऐसे में कल से सुबह 8 बजे सर्वे की शुरुआत होगी और 17 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी होगी सर्वे टीम को। और वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, लेकिन न्यायपालिका का सम्मान करना नहीं जानते और वो जानबूझ करके बार बार डराने का प्रयास करते हैं। आज अदालत के आदेश आने के बाद उनको अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
ये नफरत के सौदागर बार बार कोशिश करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव को कैसे बिगाड़ा जाए, लेकिन ये अपनी कोशिश में सफल नहीं होंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र है और उसके निर्णय लागू होकर रहेंगे। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है तो ये उस मस्जिद की कमेटी को और पर्सनल लॉ बोर्ड को फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के इन छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट को जाकर इस वायलेशन को जो कोर्ट के जजमेंट का हो रहा है और पार्लियामेंट के एक्ट का हो रहा है उसको रुकाने की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। और वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा। देखिए, आज वीडियोग्राफी या कमीशन कार्रवाई में सम्मिलित होने न होने का सवाल अभी पैदा नहीं होता है। मैं पहले याद कर दूं कि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो बहुत सम्मान योग्य होता है, वो सब पर बाध्यकारी होता है, लेकिन ये ऑर्डर अभी हमारे एंड से फाइनल नहीं है। इस ऑर्डर को मैं पढ़ूंगा और इस ऑर्डर के खिलाफ जो हमको लीगल रेमेडी होगी उसको मैं अवेल करूंगा। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को? हाँ, चैलेंज करूंगा। पूरी ईमानदारी, निष्ठापूर्वक और बिना किसी भेदभाव निष्पक्ष तरीके से सर्वे कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय ने एक स्पष्ट आदेश पारित किया है जिला अधिकारी वाराणसी महोदय को, पुलिस कमिश्नर वाराणसी महोदय को तथा एक प्रति आदेश की डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस शासन को व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्रेषित की गई है। उस आदेश के अनुसार जो भी सर्वे कमीशन की कार्रवाई होगी उसको शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से सुचारू रूप से कमीशन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इधर ताजमहल के 22 कमरों के राज वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय से बदलकर ताजमहल किया गया था। न्यूज़ 18 की टीम याचिका में किए गए दावे की पड़ताल के लिए आगरा पहुंची, जहां कई अहम जानकारियां सामने आई। ताजमहल देखने के लिए पहुंचने वाले पर्यटक हों या लोगों को ताज दिखाने वाले गाइड हों, ताजमहल के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। 22 कमरे मैंने कभी देखे नहीं है। माना जा रहा है कि ऐसा ही एक रास्ता उन 22 कमरों तक पहुंचता है जिनका जिक्र याचिका में किया गया। न्यूज़ 18 की टीम उस लोहे की सलाखों से बने खड़ंजे तक पहुंची जिसके जरिए एक रास्ता नीचे पहुंचता है। यमुना की ओर से जाने वाला ये रास्ता लंबे वक्त से बंद है। इतिहासकारों का तो दावा है कि 1934 के बाद से ये कमरे नहीं खोले गए। ताजमहल पर बरसों से शोध कर रहे इतिहासकार राजकिशोर शर्मा ने तो कुछ तस्वीरें भी दिखाई। दावा किया गया कि ये तस्वीरें 1934 की हैं, जब आखिरी बार इन कमरों को खोला गया था। 88 साल तक ताजमहल के 22 कमरों को बंद रखने की वजह इतिहासकारों के मन में शक पैदा करने वाली है। दूसरी तरफ ताजमहल से जुड़ी ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जिन पर इतिहासकार सालों से सवाल उठाते रहे हैं। दावा तो यह तक किया जाता है कि ताजमहल कोई मकबरा है ही नहीं, बल्कि दावा यह है कि ताजमहल की इमारत पर ऐसे कई निशान मौजूद हैं जो इसका ताल्लुक हिंदू धर्म से होने की तरफ इशारा करते हैं। मुख्य बिल्डिंग के सबसे ऊपर जो कमल का फूल बना हुआ है और ताजमहल के चारों जो लाल पत्थर पर डिजाइन बनी है उसमें सर्प की आकृतियां बनी हुई हैं।